नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों पर जुर्माना लगाने का आह्वान। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद का सफाया होने तक भारत शांति से नहीं बैठेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवादियों को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देना है। इसरो ने पहले निजी रॉकेट विक्रम का श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। सरकार ने स्पष्ट किया कि मौजूदा रबी मौसम में किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि दुनिया को सभी प्रकार के आतंकवाद को गुप्त रूप से या खुले समर्थन के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। नई दिल्ली में आज आतंकियों को धन की आपूर्ति पर रोक लगाने संबंधी तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। It is well known that terrorist organizations get money through several sources. One source is state support. Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological and financial support to them. International organizations must not think that the absence of war means peace. Proxy wars are also dangerous and violent. प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद का सफाया होने तक भारत शांति से नहीं बैठेगा। श्री मोदी ने कहा कि जहां भी आतंकी हमले होते हैं, उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इनके खिलाफ समान आक्रोश और कार्रवाई होनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद का गरीबों और विशेषकर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि कट्टरवाद और उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए सभी देशों का एकजुट होना बहुत महत्वपूर्ण है और जो कोई भी देश कट्टरवाद का समर्थन करता है, उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। One of the source of terror funding is organized crime. Organized crime should not be seen in isolation. These gangs often have deep links with terrorist outfits. The money made in gun running, drugs and smuggling is pumped into terrorism. श्री मोदी ने कहा कि इस सम्मेलन का भारत में आयोजित होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने कई दशकों तक आतंक के दंश को झेला है। उन्होंने ये भी कहा कि डार्क नेट यानी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन और प्राइवेट मुद्राओं ने सुरक्षा तंत्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवादियों का बचाव करना आतंकवाद को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि कुछ देश आतंकवादियों को संरक्षण और शरण देने का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्य से कुछ देश ऐसे भी हैं जो टेररिज्म से लड़ने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर करना या नष्ट करना चाहते हैं। हमने कई बार देखा है कि कुछ देश आतंकवादियों का बचाव करते हैं और उन्हें पनाह भी देते हैं। किसी आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व और ऐसे देश अपने इरादों में कभी सफल न हो सकें। 2 दिन के सम्मेलन में आतंकियों को धन देने पर रोक लगाने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम सब ऑर्बिटल का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसे 11:30 पर छोड़ा गया। 83 किलोग्राम का ये रॉकेट 3 पेलोड लेकर 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने के बाद ये रॉकेट लगभग 115 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित पानी में गिर गया।
केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रक्षेपण के बाद कहा कि ये देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक नई शुरुआत है और इसे अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने का बड़ा कदम बताया। It is indeed a new beginning, a new prarambh in the journey of India's space program. And very many thanks to Honorable Prime Minister Modi ji, who has made this effort possible by opening up the space sector to public-private participation. A major step forward to India developing its own space ecosystem and emerging as a frontline nation in the community of world nations. And of course, a turning point in India's startup movement. Well done, Team Skyroot. इस रॉकेट का निर्माण अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए काम करने वाले स्टार्टअप स्काईरूट ने किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहले निजी प्रक्षेपण के लिए इसरो और इन स्पेस को बधाई दी है। श्री ठाकुर ने कहा कि देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस, जिसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अगर आप कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, तो अभ्यास कार्यक्रम है सिर्फ आपके लिए, जिसे शनिवार रात 9:30 बजे आप सुन सकते हैं। इस बार का विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कार्यक्रम के अंत में आपसे पूछा जाएगा एक सवाल, जिसे आप 9289094044 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका अभ्यास, हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा रबी मौसम में किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। तमिलनाडु के त्रिची और राजस्थान में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि मीडिया की खबरें तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सभी राज्यों की जरूरत के अनुसार यूरिया, डीएपी और पोटाश सहित सभी तरह के उर्वरक उपलब्ध करा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच जारी है। 21 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस बीच चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 82 निर्वाचन क्षेत्रों में जोर शोर से प्रचार कर रही है। विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन हासिल करने के लिए मतदाताओं तक पहुंच रही हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान कराया जाना है, जिनमें करीब 55 सीटें सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र की हैं। सभी की निगाहें राजकोट पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पर हैं। राजकोट पश्चिम को गुजरात का वीआईपी और सबसे भाग्यशाली विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना सबसे पहला चुनाव यहीं से जीता था। राजकोट पश्चिम ने हमेशा ही गुजरात और देश को बड़े नेता दिए हैं। पूर्व राज्यपाल बजुभाई वाला यहां से 7 बार विधायक रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसी सीट से मुख्यमंत्री बने थे। राजकोट पश्चिम से इस बार 8 निर्दलीय सहित कुल 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भाजपा ने राजकोट की उप महापौर डॉक्टर दर्शिता शाह को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस से मनसुख भाई कलारिया और आम आदमी पार्टी से दिनेश भाई जोशी उम्मीदवार हैं। राजकोट पश्चिम में करीब 3,14,000 मतदाता हैं, जिसमें से 7,000 पाटीदार, 44,000 ब्राह्मण और 30,000 वैश्य समुदाय के मतदाता हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खूंट के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, राजकोट। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अहमदाबाद जिले की घाटलोडिया सीट सबसे चर्चित सीट है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एक बार फिर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट। वर्ष 2008 में हुए परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई और 2012 में यहाँ पहली बार चुनाव हुए। अब तक हुए दोनों चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से जीते दोनों विधायक राज्य के मुख्यमंत्री बने, जबकि दोनों ही चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं थे। इस सीट पर हुए पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा की आनंदीबेन पटेल के सिर जीत का सेहरा बंधा था। उन्होंने कांग्रेस के रमेश भाई पटेल को 1,10,000 से ज्यादा अंतर से हराया था। 2014 के लोकसभा चुनाव
चुनाव के बाद राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उनके स्थान पर तत्कालीन घाट लोडिया विधायक आनंदीबेन पटेल को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से भाजपा ने भूपेंद्र पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया था। पटेल ने कांग्रेस के शशिकांत पटेल को 1,17,000 से ज्यादा वोट से हराया। पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को भाजपा ने चुनाव से 15 महीने पहले राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। इस चुनाव में भूपेंद्र पटेल पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा हैं। इस बार भी इस सीट से भाजपा ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य अमीबेन याग्निक ताल ठोक रही हैं। इस सीट पर 5 दिसंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। चुनाव डेस्क से निशात अजीज के साथ मैं निखिल कुमार। काशी तमिल संगमम वाराणसी में शुरू हो गया है और तमिलनाडु के प्रतिनिधियों का पहला दल आज रात वाराणसी पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संगमम का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। 1 महीने तक चलने वाले संगमम में 12 विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि तमिलनाडु से काशी आएंगे और अपने समकक्षों के साथ बातचीत करेंगे। प्रतिनिधियों के भव्य स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज सुबह वाराणसी के हनुमान घाट इलाके में मौजूद प्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के आवास पर पहुंचे और वहां उनके भांजे केवी कृष्णन और उनके पूरे परिवार से मुलाकात की। इस पूरे इलाके को काशी का मिनी तमिलनाडु भी कहा जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में तमिल मूल के लोग यहाँ निवास करते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु से काशी पधार रहे 9 अधिनम की आज शाम श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में अगवानी की जाएगी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद काशी विद्युत परिषद, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास तथा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अधिनम का अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अधिनम गंगा आरती देखेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी विश्वनाथ मंदिर में कार्यक्रम के दौरान मुलाकात करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र ने बताया कि संगमम में से उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। बड़ा पुराना संबंध काशी से रहा है। दक्षिण भारत खास करके शिव जी के आवासीय क्षेत्र को देखते हुए काशी का बहुत ही महात्मा है। एक तो यहाँ शिव जी की उपस्थिति और गंगा मैया का प्रवाहमान होना। कुमार स्वामी के यहाँ के जब रहे हैं 400 वर्ष पहले, तब से ही ये तो एकदम एविडेंट है, दिखता है किस तरह का सांस्कृतिक संबंध रहा है। हम लोग तो मानते हैं कि ये नेहरू जी का भी कहना है कि ये सिल्कन थ्रेड है, पूरे कंट्री को एक तरह से बाइंड करती हैं। तो आज ये अगर करते हैं आप, तो सांस्कृतिक रूप से आप अपने देश के एकता को और अखंडता को और सुदृढ़ करेंगे। ये समय की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने सभी पक्षों से समय की आवश्यकता को समझने और मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती से निपटने के लिए वास्तविक समाधानों पर सहमत होने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 के अंतिम दिन श्री गुतरश ने कहा कि ये समय एक दूसरे की आलोचना का नहीं, बल्कि बदलाव लाने, साथ आने और परिणाम देने का है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने सभी राष्ट्रों से सार्थक कार्रवाई करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला वर्षा के कारण रद्द हो गया है। वेलिंगटन में होने वाले इस मैच में टॉस भी नहीं हो सका। दूसरा T20 मैच रविवार को बे ओवल में खेला जाएगा। तीसरा तथा अंतिम मैच 22 नवंबर को नेपियर में होगा। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की आशंका है। उत्तर पश्चिम हवाओं से मैदानी इलाकों में तापमान गिरेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमालय के पश्चिम क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों पर जुर्माना लगाने का आह्वान। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद का सफाया होने तक भारत शांति से नहीं बैठेगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवादियों को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देना है। इसरो ने पहले निजी रॉकेट विक्रम का श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। सरकार ने स्पष्ट किया कि मौजूदा रबी मौसम में किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।